सब्जेक्ट ये है जिसका नाम है गायनेकोलॉजी। क्या नाम है जी? हाँ जी मैम, पढ़ दो। आप पढ़ दो। हाँ सभी चुप हो जाओ, बहुत टाइम हो गया आपको बात करते हुए, मैं भी जल्दी आ गया तो मैं आपको 5 मिनट बोलने दे दिया, ठीक है बोलो। हाँ मेरे को ये बताओ आप प्लीज, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक ये क्या है दोनों? एक ही है, अलग अलग है? अलग अलग है तो क्यों है, क्या है? चुप रहो सभी अब, क्या है? देखिए पहली बात तो ये सुनिए, ओबीजी बहुत, ओ बी एंड जी सब्जेक्ट का मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। एक होता है ऑप्स और एक होता है गायनेकोलॉजी। ऑप्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का मतलब जिसको 2 महीने पढ़ना पड़ता है हमें, रोजाना की 2 घंटे क्लास होती है, तब कहीं जाके 2 महीने में पूरा होता है, करीबन 100 घंटे का है। और गायनिक बेचारा 4 घंटे का या 5 घंटे का है। तो आप दोनों में क्या डिफरेंस समझते हो? 3 क्लास में हो जाएगा हमारा। गायनिक छोटा सा सब्जेक्ट है, क्या होता है बताओ देखिए। हाँ चुप हो जाओ सभी आप, कोई बोलेगा नहीं। हाँ क्या डिजीज किसका? मैं जल्दबाजी की वजह से थोड़ा जल्दी आ गया, इसलिए आप लोग अभी सभी बोल रहे हो। चुप हो जाओ, सेटल हो जाओ, वरना मैं ऐसी जगह मुक्का मारूंगा अभी, बोल नहीं पाओगे फिर। हाँ बताओ देखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेबर के कोई लेना देना नहीं है। गायनिक का लेबर से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये। लेबर, प्रेगनेंसी और प्रोक्यूरियम की बात ही नहीं करनी। जब भी गायनिक का मीनिंग आए लेबर, जब किसी फीमेल की प्रेगनेंसी, लेबर और प्रोक्यूरियम की स्त्री की बात आए उसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिक। क्या बोलते हैं? और अगर किसी फीमेल के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिजीज की बात आए उसको क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में 4-5 बातें। जैसे प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं है तो ऑप्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आप सबसे बाद में पढ़ोगे। आज जो नया स्टार्ट करें उसका नाम है गायनेकोलॉजी। और कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? आप नए स्टूडेंट है पुराने? न्यू, एकदम न्यू या थोड़ा आधे न्यू? अच्छा नया वाले से। ठीक है good। हाँ आप खड़े जाओ, हो जाओ, मैं कुछ पूछे बिना तो आज रहूंगा नहीं। गायनेकोलॉजी में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, क्या क्या आते हैं? आप बैठ जाओ सभी, आप नहीं, बोलो कौन कौन से आते हैं? सोचो सोचो आराम से। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम किसमें आती है? मीनोपॉज की प्रॉब्लम किसमें आती है? यूट्रस की प्रोलप्स की प्रॉब्लम किसमें आती है? फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम किसमें आती है? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग किसमें आएगा? इसके बारे में पढ़ेंगे, बस 4-5 डिसऑर्डर है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे एक नंबर पे आएगा इनफर्टिलिटी। चलो बैठो। हाँ तो अब मैं किसी से पूछ लूं पावर, आराम से आ जाओ मैम, और आराम से, धीरे धीरे आराम से ऐसे करें। इतने आराम से आ रहे, इतने आराम से आ रहे कि आराम खुद सोच के शर्मिंदा हो गया भाई। जल्दी चल मैम, आप खड़े हो जाओ। सब मैम ही मैम है, कोई सर लोग तो है ही नहीं आगे, मैं कहाँ जाऊँ अब? व्हाट इज इनफर्टिलिटी? हाँ चुप रहो, देखो वेरी नाइस आंसर, बहुत बढ़िया। आराम से, कुछ और ऐड करना चाहोगे? आप बोला इनएबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर अनसेफ कोइटस एक्ट, यही बोल रहे हो? अगर ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी करवा रखी है कपल ने, फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या वो इनफर्टिलिटी है? क्या वो इनफर्टिलिटी है या नहीं? यस और नो? फिर तो और ऐड करो, डेफिनेशन को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, और सोचो थोड़ा बहुत। और कोई सर आप बताओगे कुछ? इनफर्टिलिटी, क्या नाम आपका? खड़े हो जाओ देखें, वेरी गुड, क्या नाम आपका? बलराम जी, आप मेरे को ये बताएं इनफर्टिलिटी क्या होता है? थोड़ा बहुत आइडिया लगा, सिंह कर गए ना। इनफर्टिलिटी हम सीख जाते हैं, आजकल की जनरेशन तो इनफर्टिलिटी 11 में सीख जाती है। बताओ, ऐसा नहीं हो सकता कि इनफर्टिलिटी नहीं आए। फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी दोनों तो सब पता होती है उनको, स्टार्टिंग शुरू हो जाती है उनकी। बताओ, नहीं पता? कोशिश भी नहीं करना चाहोगे? नहीं करना चाहो, वो बोल फांसी करा वो मुझे ज्यादा पता है। जिनको लगता है ना ज्यादा पता है उनका भेजा ज्यादा खराब है। हाँ सर आप खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ और कुछ ऐड करो। खा लो खा लो, आप खाओ। ये आते ही मेरे को चॉकलेट मत खिलाया करो ज्यादा। अरे चुप है बर्थडे। हाँ नहीं पता, यू डोंट नो हिंदी। कुंचुम कुंचुम, कहाँ से हो आप? कर्नाटका, गुड। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? सब मैं पीछे आता हूँ, मेरे को चॉकलेटों से भर देते हो, मैं क्या करूँ? मैं अब किसी से पीछे आ ही नहीं रहा, कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। चॉकलेट ज्यादा मिलती है, मेरा पेट भर जाएगा। बंदा आया है, बंदे के लिए तो वैसे कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से आया दौड़ के। हाँ इनफर्टिलिटी सुनो, चाइल्ड बियरिंग एज में सेक्सुअली एक्टिव पर्सन अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट के बाद भी कितने टाइम तक? पहले 2 ईयर था, अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं 1 ईयर। 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट के बाद सेक्सुअली एक्टिव और कैपेबल एलिजिबल कपल के बाद भी अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी दोनों सेम है? कैसे अलग है? इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी अलग कैसे कैसे है? स्टेरिलिटी का मतलब है हमने कुछ इंटरवीन किया, उसके बाद में एलिजिबल कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है। इनफर्टिलिटी हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज इनफर्टिलिटी। मतलब हमारे मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी है। और ट्यूबेक्टोमी वेजेक्टोमी या कुछ हो रहा है उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज स्टेरिलिटी। वेरी गुड, समझ में आ गई ये बात? अच्छा मेरे को ये बताओ, अच्छा न्यूली मैरिड कपल को एलिजिबल कपल बोलते हो? वाह, फिर तो मैं हार्दिक पांड्या और नताशा को देश दिखा दे दूं। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या बच्चे के लिए शादी होना जरूरी है? ये कहीं नहीं लिखा, ये इंडियन कल्चर में है, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन न्यूली मैरिड कपल से बच्चे होंगे ये कहां लिखा है?
बच्चे होने के लिए मैरिड होना कोई जरूरी नहीं है। तो बताइए क्या जरूरी है? एलिजिबल कपल क्या है? क्या है एलिजिबल? देखो एक बात सुनो, चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ पता नहीं, आपको बस बोलना आता है। हाँ, न्यूली मैरिड कपल को एलिजिबल कपल बोलते हैं। इसका मतलब जिसकी शादी को 10 साल हो गए, इसके बाद तो एलिजिबल है ही नहीं। जिसकी शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 हो गए, वही नहीं, फिर तो मामला खराब हो गया। ऐसा नहीं है। एलिजिबल कपल कोई भी नाम है ना, नर्सिंग में, प्रोफेशन में, मेडिकल में, एक चीज कान खोल के सुन लो, मेल की कोई इज्जत नहीं है। पहली बात ये, मेल की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप एमटीपी का कंसल्ट ले रहे हैं, तो जो प्रेग्नेंट है उसका कंसल्ट वैलिड होगा। जैसे एक फीमेल प्रेग्नेंट है, चाहे उसका हस्बैंड है, वो पार्टनर है, वो बोल दे नहीं अबॉर्ट नहीं करवाना, अगर वो फीमेल बोल दे मुझे करवाना है, तो हस्बैंड को किक मार सकते हैं, तू कौन? हाँ, ये लिखा हुआ बुक में, उसका कंसल्ट वैलिड नहीं होगा। अगर जो फीमेल चाहेगी वही होगा। दूसरी बात, अगर बाई चांस एलिजिबल कपल की बात आए, तो 15 से 45 ईयर का वो जोड़ा, मैरिड अनमैरिड का कोई रोल, 15 से लेकर 45 ईयर का वो सेक्सुअली एक्टिव जोड़ा, कपल, जिसमें मेल की आयु कितनी भी है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए फीमेल की आयु 15 से 45 के बीच होनी चाहिए। मेल की आयु 47 है, चाहे 14 है, चाहे 51 है, कोई मेल की आयु काउंट नहीं होगी। तो एलिजिबल कपल की डेफिनेशन क्या है? वो कपल जिसमें फीमेल की एज मोर देन 15 मतलब लेस देन 45 है। इसका मतलब मेल का कोई लेना देना, मेल का काम है केएमसी। कि कंगारू मदर कौन दे सकता है? कंगारू मदर कौन दे सकता है? ये क्वेश्चन आया होगा भाई। मदर फादर, फादर की मदर, मदर की फादर, मम्मी की मम्मी के पापा के भाई के चाचा के ताऊ के नानी का दोई कोई भी दे सकता है। मतलब क्या है? केएमसी कोई भी दे सकता है, सेवा कोई भी कर सकता है, बट एलिजिबल कपल में मेल का कोई रोल नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो एलिजिबल कपल की डेफिनेशन समझ में आई आपको? जिसमें फीमेल की एज पर एक बार बार मेरे के बीच बीच मारा बेवकूफ। ये लड़की के बाल और मेरा ये दोनों बहुत परेशान करता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इनफर्टिलिटी। वेरी गुड। ये फिर आवाज कैसे आएगी? ये कटवा लिया उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद आएगा इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? फेलियर टू कंसीव within 1 or more years after the regular unprotected coitus act by the eligible couple. Physiological inability to female to become pregnant is sterility. Physiological मतलब नॉर्मल, नॉर्मली कोई भी फीमेल अगर बच्चा अचीव नहीं, नॉर्मली नॉट डिसऑर्डर, तो वो स्टेरिलिटी है। जैसे ट्यूबेक्टोमी करवा दी उसने, तो हम क्या बोलेंगे? स्टेराइल। समझ रहे हो आप लोग? तो स्टेरिलिटी का मतलब क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल, और ये है पैथोलॉजिकल। समझ आई बात? लिखो जल्दी लिखो। देखें, मैं यही तो कह रहा हूँ, गायनिक नॉर्मली आप पढ़ते ही नहीं है। आपने बीएससी नर्सिंग किया है, मैं सच बता रहा हूँ, एमएससी भी किया होगा, गायनिक ऐसा सब्जेक्ट ऑप्स के बीच में आ जाता है, इनफर्टिलिटी बीच में पढ़ाते हैं। वैसे तो आप कॉलेज में क्या पढ़ते हो, क्वेश्चन पेपर पढ़ के पास हो जाते हो, बट फिर भी क्यों आप साथ में पढ़ते हो, अलग से नहीं पढ़ते हो। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एक मेनोपॉज से रिलेटेड आता है शो, एक एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से आता है, एक कई बार प्रोलैप्स यूट्रस में आता है, और एक इनफर्टिलिटी में से आता है। तो 3 क्वेश्चन नॉन सेट में आते हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो नहीं पढ़ा तो भी चलता है, अपन तो जॉब चाहिए ना, अपने को क्या करना है इनफर्टिलिटी से स्टेरिलिटी, अपने को जॉब से मतलब है। सही है ना मैम? तो वेरी गुड। तो गायनिक पूरी हो जाएगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे सीएचएन या एंडो। कौन सा स्टार्ट करें, सीएचएन या एंडो? भाई तुम्हारे कहने से क्या होगा? हाँ ठीक है, आपकी बात मान ली, ओके चल जल्दी करो। हो गया ना ये 2 लाइनें? हाँ। हैं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्यों घर चला जाऊं? हाँ, हाँ, बेवकूफ। हो गया। बेवकूफ को इतना टाइम लगाओगे ना तो फिर डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो, लगभग 15% रिप्रोडक्टिव एज के कपल पूरे वर्ल्ड में इस समस्या से गुजर रहे हैं। भारी भरकम समस्या है भाई। अब आती है इनफर्टिलिटी। लिख लो भाई, लिख लो। मुझे पता है तुम गालियां दोगे, इसलिए अच्छा आराम से लिखो बस। हो जाए तो मेरे को वैसे बता देना 7:30 बजे तक है ना, मैं तब तक नहीं हो गया। हो गया? नहीं नहीं बोल रहे। कितने बदमाश लोग हैं। मेरे को कभी कभी लगता है कि जोधपुर में आने के बाद बदमाश से बदमाश लोग सुधर जाते हैं, क्योंकि 51 डिग्री सेंटीग्रेड देख के उबल जाते होंगे लोग। लेकिन ये राजस्थान से बाहर आने के बाद ज्यादा ही कुछ इंटेलिजेंट हो गए, और स्मार्ट। पता अपने आप को कि क्या हमारी गर्मी क्या उखाड़ लेगी। वो तो आपको पता है, एडी से पसीना निकल रहा होगा तो पता चल रहा होगा। हाय रे राजस्थान की गर्मी। अच्छी है ना? टाइप एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सुनो, व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, मैं आपको गायनिक में ज्यादा पेज नहीं पढ़ाऊंगा, 5 7 10 पेज में काम करवा दूंगा सब। तो ज्यादा मेरी बातों को एक बार, अच्छा नए कौन कौन है, नए कौन कौन से शब्द नहीं, ये सारी नहीं। अच्छा ऐसा कौन कौन है जो पहली बार, जिसने कभी आज ऑफलाइन क्लास ली नहीं, पहली बार ले रहा है, हाथ खड़ा करना। मेरी 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 काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड। हाँ तो सुनो, कुछ लोग इसमें पुराने बैठे होंगे, आप लोगों को बता दिया होगा अपना क्या शेड्यूल रहता है। हाईलाइटर सबके पास होना चाहिए, बता दिया। छत पे जगह रखनी है, छत पे जगह से सिलेक्शन होता है, ये बातें आपको बता दी होगी। ये चीजें बहुत जरूरी एक्स्ट्रा चीजें। और तीसरी बात, लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करना है, क्योंकि लिखा हुआ भूल जाओगे, बाद रिवीजन करोगे कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन प्लीज लिखवाऊंगा कम, समझना ज्यादा है, अपने हिसाब से समझना। बुक में क्या लिखा डजंट मैटर, बुक में कुछ भी लिखा हो सकता है। सॉन्डर्स, मॉसबी, लिपिन को टेक्स्ट बुक भरी हुई है बुक है, तो अपन इतनी सारी बुकों को इतने से पढ़ेंगे। 500 पेज को 50 पेज में, 50 पेज को 5 पेज में, 5 पेज को 2 पेज में, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन सब कुछ पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो प्राइमरी का मतलब क्या है? कि जिंदगी में कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, उसको बोलते प्राइमरी। समझ में आ गई क्या? सेकेंडरी 1 2 बार कंसीव कर लिया, उसके बाद नहीं हो पा रही है, सेकेंडरी। हाँ या ना? ठीक।
दो लाइनों के लिए भी लैब 4 जैसी स्कीम कर रहे हैं लोग। लिख लो रे, दो लाइनें लिख लो। उसके लिए भी जूम इन जूम आउट कर रहे हैं। तो टेस्ट हो गया आज आपका ना ट्यूसडे वाला। कितने क्वेश्चन का था? 150। तो फिर कितने नंबर आ गए टॉपर के? 151, 137 छाप दिए पूरे। वेरी गुड, बहुत ज्यादा है भाई। 137 तो 90% से ऊपर हो गई। कोई ना, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये देखो सेलेक्टेड लोगों की निशानी। ए शूटो पिंकी, कहां से सीट खाई तुम्हारी? यहाँ पे टेस्ट देने से कौन सी सीट खाई? सीट खाई, बेवकूफ लोग है प्योर। सीट खा गए, कहां से खा गए सीट? कहां से खाई सीट? प्राइज, डायरी लेके, डायरी में दे दो चार, क्या हो जाएगा? देखो माइंड सेट ये डेवलप करो, इस बंदे ने रैंक लेगा, इसकी बार इसको पछाड़ना है। ये माइंड में रखो, ये रैंक आते रहेगी, मस्त रहो आप। इस रैंक से भी कुछ नहीं, और भी आगे बढ़ सकते अपने को, वहां रैंक चाहिए ना, तो वो इंपॉर्टेंट है। एक होती है सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है पता है? सुनो, फर्टिलिटी का मतलब होता है, सुन ले, बात मत कर, मुक्का मारूंगा अभी मैं यहाँ। हाँ चुप हो जा। हाँ, और वो जोर से, मैं पता, मेरे को कुछ संकोच नहीं होता कुछ भी, यहाँ कोई वो चाहे मुर्गा बना दूंगा मैं अभी यहाँ, क्या लाके। हाँ सुन, एक होती है फर्टिलिटी, एक होती है इनफर्टिलिटी, और एक होती है सब फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है आपने एक पेपर दिया और एक में भी सिलेक्शन हो गया, दैट इज फर्टिलिटी। वेरी गुड। इनफर्टिलिटी, सुनो, समझा है ना? इनफर्टिलिटी, आपने 15-20 पेपर दे दिए, एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सब फर्टिलिटी, 5-7 पेपर दिए और एक, मतलब नॉर्मल से कम बट एबनॉर्मल से थोड़ी ज्यादा, मतलब कभी कभी फर्टिलिटी। ओके, उसको क्या बोल देंगे? सब फर्टिलिटी। समझ में आया क्या? द टर्म सब फर्टाइल मींस लेस फर्टाइल देन ए रेगुलर कपल। मतलब आकाश जितना इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन 4-5 में एक बार टॉप पे आ सकता है, दैट इज सब फर्टिलिटी। समझ में आ गया क्या ये बात? रेगुलर से थोड़ा सा कम और जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज सब फर्टिलिटी। ओके, डन। नेक्स्ट। नहीं, कैसे नहीं? चुपचाप लिखो, बोलो मत ज्यादा। मैंने बोलने को आपको बोला नहीं, आपको सिर्फ कॉपरेट करना है, ऑपरेट मैं अपने आप करूंगा। चुपचाप सुनना है, बोलना नहीं है। मैं फेवी स्टिक ले आऊंगा कल, आप लिपस्टिक बांध के लगवा लोगे, फिर हो जाएगा काम पक्का, देख लेना, मामला बिगड़ जाएगा। फिर आपके बैग में डाल दूंगा, खुद ऐसे करोगे और जाम। देन फेकुंडेबिलिटी, सुनो ये भी टर्म है, मैं कुछ टर्म बता रहा हूँ सीधे सीधे। अच्छा, फेकुंडेबिलिटी का मीनिंग आपको पता है? यस और नो? नो सर, वेरी गुड। नो सर वालों को यस सर मैं करूंगा। फेकुंडेबिलिटी दो टाइप की होती है। एब्नॉर्मल फेकुंडेबिलिटी की वजह से भी कई बार इनफर्टिलिटी हो जाती है। फेकुंडेबिलिटी में दो चीज आती है। फेकुंडेबिलिटी का मतलब ये होता है, सुनना, प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी को फेकुंडेबिलिटी बोलते हैं। फेकुंड का मतलब होता है प्रेगनेंसी, फेकुंड का मतलब क्या होता है, और एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी है पावर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी को फेकुंडेबिलिटी बोलते हैं। मैं एग्जांपल देके बताऊं, याद करना, पुरानी बातें कभी कभी की, बहुत पुरानी। एक था सुपर फेटेशन, एक था सुपर फेकुंडेशन। याद आ रहा है कुछ? सुपर फेकुंडेशन की ज्यादा प्रेग्नेंट फीमेल फिर प्रेग्नेंट हो गई, सर ऐसा होता है क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इन समझ में आ गई? सुपर फेटेशन, सुनना इधर, सुपर फेटेशन, वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कहाँ? ऑक्स में। एक होता है सुपर फेकुंडेशन। तो एक बात बताओ, फेकुंडेशन का मतलब क्या है? प्रेग्नेंट होना। सुपर का मतलब क्या है? सुपर प्रेग्नेंट। कैसे? एक बार कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, वापस प्रेग्नेंट होगी, अलग कोइटस के थ्रू प्रेग्नेंट फीमेल वापस प्रेग्नेंट होगी। इसमें भी वही है, एक में मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम है और एक में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंस है। तो इसका मतलब किसी भी फीमेल में प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी कम होती है, उसको बोलते हैं डिक्रीज फेकुंडेबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग ए प्रेगनेंसी विद इन वन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो किसी फीमेल का एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रेग्नेंट होने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फेकुंडेबिलिटी। सही है नो? सुनो, किसी फीमेल का नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, कितने दिन का होता है? 28 डे का। अब सुनना, अच्छा, फीमेल के प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सा डे सबसे अप्रोप्रिएट है? इससे 14 दिन बाद या इससे 14 दिन बाद? इसके 14 दिन पहले। ये क्यों बोला मैंने? सर इसका बराबर ही तो आ रहा है, उधर से करो चाहे इधर से करो। मैक्सिमम फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर नहीं होता है। इसका मतलब अगर किसी का साइकिल 26 दिन का है तो वो प्रेग्नेंट कब होगी? 12 तारीख। प्रेग्नेंट होने का एग्जैक्ट डे कौन सा है? अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 दिन का है, ये 1 तारीख है, ये 30 तारीख है, तो वो प्रेग्नेंट होगी कब? 16 तारीख। मतलब नेक्स्ट पीरियड से 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है। यस और नो? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक बार किसी फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक बार मैच्योर ओवम का आना जरूरी है। अगर आता है तो फीमेल नॉर्मल है। यस और नो? यस और नो? चाइल्ड बियरिंग एज की किसी फीमेल की एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवम का रिलीज होना नॉर्मल है, नहीं होता है तो उसको बोलते हैं सब फेकुंडेबिलिटी या सब फर्टिलिटी। यस और नो? और अगर एक बार आ जाता है, इसका मतलब वो हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रेग्नेंट हो सकती है जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो। एक बार होने के बाद तो वापस नहीं हो सकता मैं ओवम रिलीज, लेकिन जब तक नहीं हो तो हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चांस होता है प्रेग्नेंट होने का, उसको बोलते हैं फेकुंडेबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई आपको? बेसिक डेफिनेशन है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं। अब हेल्थी यंग कपल में लगभग 20% में ऐसा होता है। हेल्थी यंग कपल में लगभग 20% में ऐसा होता है, सब में नहीं हो, सब में होता तो भारत की पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ नहीं होती, 840 करोड़ होती। फिर हर लगभग सब में नहीं हो पाता ना, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी किसमें प्रॉब्लम, कुछ कुछ तो होता ही रहता, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम।
चलो ठीक है, ये तो फेकुंडिबिलिटी भी समझ में आ गया, ज्यादा कुछ है नहीं खास। हाँ जी, ठीक है। नहीं हुआ ना? नहीं लिखा आपने? क्यों नहीं लिखा? नन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूर, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है पता है? ये सारी चीजें आप नए बच्चे हो तो इसलिए मैं सब चीजें वापस बता रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए कौन से फैक्टर का होना जरूरी है? ओवम और स्पर्म का मिलकर जाइगोट बनाना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन किसका होना जरूरी है? ओवम का। ओवम नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, मोस्ट कॉमन। हालांकि स्पर्म के बिना भी कैसे होगी, बट ओवम ज्यादा क्यों है? ओवम ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि ओवम मंथ के पर्टिकुलर डे पे ही आता है। स्पर्म तो हर एजुकेशन में होते हैं, जितनी बार कोइटस एक्ट होता है उतनी बार स्पर्म होते हैं, लेकिन जितनी बार कोइटस एक्ट होता है उतनी बार ओवम नहीं होता। इसका मतलब जब प्रेगनेंसी हो सकती है जब ओवम और स्पर्म मिलेंगे, और ओवम और स्पर्म मिलने को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। दोनों मिले मतलब अब फ्यूचर ग्रो होगा। अब भारत की नई जनरेशन जन्म लेगी, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक, तो फैक्टर रिक्वायर्ड क्या हो सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए? क्या क्या हो सकता है? बेसिक बात है। क्या हो गया? रुक गया। देखो फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, कैसे प्रेगनेंसी कैसे? अरे रुक जा रहे। स्पर्मेटोजोआ हेल्दी होना चाहिए, एकदम दही दूध खाने वाला बढ़िया। स्पर्मेटोजोआ कैसा होना चाहिए? हेल्दी। हेल्दी की क्या फीचर्स है बाद में पढ़ेंगे। हेल्दी में तीन चीजें आती है, सुन लो, पांच आती है लेकिन तीन तो किसी हालत में आती है। तो मोटाइल होना चाहिए, जिसकी वाइटलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जिसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। और स्पर्म में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? फ्रक्टोज, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? फ्रक्टोज होना चाहिए। और स्पर्म एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं हाइलिन यूरिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाईली नी यूरिडेज। ये पांच चीजें अगर स्पर्म में है, ये कितना कितना परसेंटेज होता है हम बता देंगे। फिर भी मैं अभी और बता देता हूँ, एक लाइन छोड़ के लिख देना आप यहाँ पर पांचों बातें ऐसे एरो करके। देखो अल्फाबेट आता है सबको, ए बी सी डी जेड आता है सब। अरे आया ना? एक है एम ओ टी, एक है वी आई टी, एक है एम ओ आर। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आएगा? एम ओ। बेवकूफ, रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आएगा? एम ओ टी आएगा, वी आई टी आएगा, एम ओ आर आएगा। एम ओ, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? तो किसी भी जो सेमिनल फ्लूइड है, जो फ्लूइड है एजाकुलेशन वाला फ्लूइड, उसके अंदर स्पर्म 25% से ज्यादा क्या होने चाहिए? जिसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होनी चाहिए। किसी भी सेमिनल फ्लूइड में 50% से ज्यादा स्पर्म क्या होने चाहिए? मोटाइल होने चाहिए। और किसी भी सेमिनल फ्लूइड में 70%, 75% से ज्यादा स्पर्म क्या होने चाहिए? वाइटल होने चाहिए, वाइटलिटी होनी चाहिए। तो मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी एंड वाइटलिटी 25, 50 एंड 75 अगर ये है तो उसको बोलते हैं हेल्दी स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म नया जनरेशन के लिए कैपेबल है। नहीं तो उसको बोलते हैं कुछ नहीं काम का। इससे कम वाले स्पर्म विकी डोनर में काम नहीं आते। ठीक है, अब आता है कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन। हर एक स्पर्म में कैपेसिटेशन होना चाहिए और एक्रोसोम, दोनों का मीनिंग एक ही है। कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन दोनों का मीनिंग एक ही है। व्हाट इज कैपेसिटेशन? सब इंटेलिजेंट हो गए, मतलब मेरे को इतना ज्ञान आया कहां से? व्हाट इज कैपेसिटेशन? मैं बताओ, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटेशन क्या है? वेरी गुड, द कैपेबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू पेनिट्रेट द, कितना टाइम लगता है? 2 to 6 आवर्स। 2 to 6 आवर्स, वेरी गुड। तो कैपेसिटेशन होना चाहिए। जिस स्पर्म में कैपेसिटेशन होगा वो प्रेगनेंसी करेगा। तो कैपेसिटेशन का मीनिंग आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। नहीं है कोई बात नहीं, ओप्स में पढ़ते हैं, यहाँ बता देता हूँ, डोंट वरी। ये लिखा आपने एक हेल्दी स्पर्मेटोजोआ लिख दिया आपने। अब सवाल कैसे आएगा सुनो, सर आपने पढ़ाया तो था, कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्पर्म में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऐसा आएगा। फिर क्या करोगे? अभी आप ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं। यह क्वेश्चन आएगा, कौन सा एंजाइम एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए रिस्पांसिबल है? हाइलिन यूरिडेज। कौन सा एंजाइम कैपेसिटेशन के लिए रिस्पांसिबल है? हाइलिन यूरिडेज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? फ्रक्टोज। देखो सवाल बन के 5 बनाने वाले चाहिए, कितने भी बन सकते हैं, बेसिक फंडा, ज्यादा कुछ लोड नहीं करना। और ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है। सबसे टफ क्वेश्चन यही है स्पर्म का। चलो इधर आओ। कैपेसिटेशन का मीनिंग होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, और ये वजाइनल कैनाल है। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन पहले यहाँ पर कौन आ जाता है? ओवम। ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है? 12 टू 24 आवर्स। 12 टू 24 आवर्स। स्पर्म का कितना होता है? 48 टू 72 आवर्स। मतलब एक बार एजाकुलेशन के बाद में 2 से 3 दिन तक स्पर्म जीवित रहता है। 2 से 3 दिन। और एक बार ओवम आने के 12 से 24 घंटे तक, 12 टू 24 ओवम क्या रहता है? जीवित रहता है। अब क्या हुआ? कैपेसिटेशन क्या सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म आएंगे, बहुत सारे का मतलब 1 ml में मोर देन 20 मिलियन होते हैं। 1 ml में तो 4 ml एप्रोप्रिएट एजाकुलेशन होता है, तो 80 मिलियन कितने हुए? मिनिमम 80 मिलियन। मान लो 100 मिलियन है, 100 मिलियन में से कुछ तुरंत मर जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद मर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते कितने? 400, मतलब 80 टू 100 मिलियन में से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं 400 टू 500। कितना मिनट लगता है यहाँ तक पहुंचने में एजाकुलेशन के बाद? 10 मिनट। कितना मिनट लगता है? 10 मिनट। अब यहाँ पर तो पहुंचेंगे, हर बार एजाकुलेशन में पहुंचते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर ओम है तो आगे बात होगी, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो माना कि उस दिन ओम आया हुआ है, माना कि ओम आके वेट कर रहा है, माना कि ओम नहीं आया हुआ। अगर ओम नहीं आया है तो 24 घंटे अंदर आ गया तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? 24 घंटे के अंदर आ गया तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। और दूसरी बात और बोल रहा हूँ, सुन लो। यहाँ पे मान लो आज जैसे कोई आज तारीख है, माना 11, 11 को अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट हुआ, यहाँ पे 10 मिनट में ओम आ गया, स्पर्म आ गया, स्पर्म यहाँ पड़े रहेंगे 2-3 दिन, वेट करेंगे किसका? ओम का। अगर 12 तारीख को, 12 को नहीं आया ओम, 13 को भी आया तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्यों? क्यों हो जाएगी? 13 को कोइटस एक्ट नहीं हुआ है, फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। कोइटस एक्ट कब हुआ? 11 को।
ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म का लाइफ स्पान 48 आवर्स टू 72 आवर्स होता है। एक एजैकुलेशन के बाद में स्पर्म 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। कहां पर? यहाँ बैठा है, वेट कर रहा है। 2-3 दिन आएगा तो वो दम तोड़ देगा। दम तोड़ने का मतलब चला जाएगा, देवदास मुखर्जी होगा। फिर वो वेट किसी का नहीं करेगा। तो कुल मिला के बात ये हुई 10 मिनट में कितने पहुंचते हैं? 400 टू 500। उनमें से ये ओम इतना बड़ा होता है। ओम का कितना माइक्रोन होता है साइज? स्पर्म बेचारा सबसे छोटा सा। हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है? स्पर्म। सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसमें है? मेल में। वेरी गुड। और बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल ओम है, किसमें? फीमेल में। वेरी गुड। तो ये 130 का, वो होता है बेचारा 50 का। ये 50 माइक्रोन का, 130 माइक्रोन का। ओम कितना होता है? एक। ओ ये कितना होता है? 400 से 500। तो अब आपने सुना होगा एक कोई भी बीच में खड़ा है सबसे बड़ा, चारों तरफ चींटियां हैं। ओम स्पर्म इज लाइक ए चींटी। स्पर्म इज लाइक ए, यू नो अबाउट चींटी? अरे चींटी नहीं देखी तुमने, क्या ही देखा? ऐसे होता है, ऐसे होता है। हाँ या ना? ये इसकी नेक हो गई, इसकी बॉडी हो गई, टेल हो गई, एक्रोसोम रिएक्शन, इसका हेड हो गया, ऐसे सींग मारता है। अब ये 400 से 500, कोई इधर से इसको धक्का देता, कोई इधर से, 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 2 से 6 घंटे तक बेचारा परेशान करते हैं ओम को। ओम भी थक जाता है। उनमें से एक जो सबसे स्ट्रांग हो, वैकेंसी कितनी है? एक कोई सबसे स्ट्रांग होता ना, वो ओम के अंदर घुस जाएगा। और जो ही ओम के अंदर घुसेगा, ओम अपना ढक्कन क्या कर लेगा? उसको बोलते हैं उलेमा, क्या हो जाएगा? ब्लॉक। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। मतलब स्पर्म, वो स्पर्म जो ओम को पेनिट्रेट कर सकता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट, मोटिलिटी होनी चाहिए, ओवुलेशन भी होना चाहिए। बिना ओवुलेशन के प्रेगनेंसी नहीं होगी। बिना ओवुलेशन के प्रेगनेंसी नहीं। प्रेगनेंसी की पहली शर्त है ओम। ये स्पर्म स्पर्म सब सेकेंडरी शर्त है। पहली शर्त क्या है? ओम। और ओवुलेशन कौन से हार्मोन की वजह से होता है? और फैलोपियन ट्यूब पेटेंट नहीं होगी तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। पेटेंट का मतलब क्या होता है? ओपन। कैसे? ये कौन है? ओवेरी है। ये कौन है? ये कौन है? फिमरिया। 15 से 20 फिमरी होती है। ये कौन है? फैलोपियन ट्यूब। ये कौन है? यूट्रस। यहाँ से ओम आया, एक इसने कैच किया, यहाँ डाल दिया, बाई चांस फैलोपियन ट्यूब पेटेंट नहीं है, बंद है, चिपकी हुई बीच में से, तो क्या प्रेगनेंसी होगी? ओम इसमें मिलेंगे नहीं, लाइक ए ट्यूबेक्टोमी। भाई अगर फैलोपियन ट्यूब पेटेंट नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर सवाल आ जाए फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? रूबिन टेस्ट। कौन सा? रूबिन। वेरी गुड। इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब भी लेटरल टू मीडियल कैसी रहनी चाहिए? ओपन रहनी चाहिए। और फर्टिलाइज ओवम यूटेराइन कैविटी में जाना चाहिए, तभी जा पाएगा जब पेटेंट लगी, नहीं तो कौन सी प्रेगनेंसी हो जाएगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जहां पे फर्टिलाइजेशन हो वहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाए, वहीं पे ग्रोथ हो जाए, उसको कौन सी प्रेगनेंसी बोलते हैं? और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाती, या तो फीमेल की जान जाएगी या फिर मामला बिगड़ेगा, और वो भी जल्दी जल्दी। एलएमपी के 6 वीक बाद जानलेवा डिसऑर्डर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब पेटेंट होना बहुत जरूरी है। अरे दब गया, सॉरी। वापस दबने में टाइम लगता है भाई, रिवर्स बैक गेयर अचानक थोड़ी आता है। तुम लोग तो मेरी माना की गलती हो गई तो प्लीज माफी नहीं करोगे? मैं यूं इतने बड़े हो गए तुम, हैं? तो चलो, ये इतना इतना समझ में आया थोड़ा बहुत? आ गया? क्या बातें करो। तुम्हारी कहाँ है बहन? घर गई? क्यों? किसके एग्जाम में? थर्ड ईयर के? देख लो, थर्ड ईयर के एग्जाम वाले सारा कोचिंग कर रहे हैं, पूरा ए टू जेड सारा पढ़ लिया। अब सोच लो भाई, तुमने नर्सिंग पूरी करके 4 साल 5 साल बाद अपन तैयारी शुरू करते, इसलिए मन से मोटिवेशन लो कि हम इतना पढ़ेंगे कि थर्ड ईयर वालों को समझ में आएगा, तब तक हम पेपर करके आ जाएंगे। हाँ सच में। सोचा बजाऊंगी नहीं बजाऊंगी? नहीं बजा रहा। ये मेरे लिए तालियां क्यों बजा रहे हो भाई? तुम अपने लिए बजाओ। हो गया? हो गया ना? कॉज। इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉज हो सकता है? देखो, 1001 कॉज है। कितने कॉज है? जितने भी पढ़ो उतने भी कम है, लेकिन मैं आपको कितने बताऊंगा? 5-10 जो ज्यादा इंपोर्टेंट। जितने भी कॉज है, मतलब इतने कॉज है, इतने कॉज है, इतने कॉज है कि क्या बताऊं, इतने कॉज है, लेकिन सारे नहीं, क्योंकि इंपोर्टेंट ही नहीं है। सुनो, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अच्छा, इनफर्टिलिटी के लिए मोस्ट कॉमन फीमेल रिस्पांसिबल होती है, मोस्ट कॉमन मेल? फीमेल। लेकिन बेवकूफो, तुम ज्यादा रिस्पांसिबल हो दूसरे तरीके से, बाद में देखना। ये हमारी नर्सिंग की क्लास है कि नहीं, तो तुम्हें बताता कि तुम कितने ज्यादा गैर जिम्मेदार हो। हाँ सुनो, तो पहला लिखो, कॉज रिलेटेड टू द मेल। 30 to 40% कौन रिस्पांसिबल है? मेल। इतना भी नहीं दिख रहा, मैं जानबूझ के ऐसे दोहरा लेके आया। इन मेल 30 to 40%, 30 to 40%। हाँ, हमारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, बट हमने कभी कहा नहीं वो बात अलग। नहीं, हमारी हैंडराइटिंग खराब है क्या? हो सकती है क्या खराब हो हैंडराइटिंग? हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। पहला देखो, मेल के कौन कौन से कॉज है? पहला, स्पर्म ही मैच्योर नहीं है। तो स्पर्म ही मैच्योर नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? सही बात है। तो पहला कॉज कौन सा? डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म को बनने में कितने दिन लगते हैं? 61 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 61 डेज लगते हैं। सोच लो, ओम तो आ जाता है 28 दिन से। कंजेनाइटल एनोमली, कोई कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर, जैसे कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस, ऐसा भी प्रॉब्लम हो, किसी एपिडिडाइमिस ब्लॉक हो, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसमें एजाकुलेटरी डक्ट काम नहीं करे। तीसरा, थर्मल फैक्टर, एनवायरनमेंट सही नहीं हो, ज्यादा हॉट या ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट, उसमें भी स्पर्म के मैच्योरेशन में चांसेस कम रहते हैं, या सही तरीके से स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाते। इन्फेक्शन हो जाए, जैसे ऑर्काइटिस। कौन काइटिस? अरे ऑर्काइटिस नहीं पता क्या? जैसे एपिडिडाइमिस, कौन सा बताना, बताना, एपिडिडाइमिस क्या होता है? एपिडी एपिडिडेमाइटिस, इसमें फंसते हैं। एपिडिडेमाइटिस, एपिडाइमिस का इन्फ्लेमेशन हो जाना, क्या होता है हम पढ़ेंगे बाद में। तो ऐसा इन्फेक्शन हो गया। अच्छा एक बात और, किसी को गला सूज जाए,
मम्स। उसको क्या हो सकता है? ऑर्गाइटिस। फीमेल है तो ऊपराइटिस। इसका मतलब क्या हो सकती है? स्टेरिलिटी। यस और नो? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हो सकती है नहीं? कुल मिला के क्या हुआ? प्रॉब्लम होगी। मम्स का कॉम्प्लिकेशन भी ऑर्गाइटिस है, सुन लेना। और फीमेल अगर एडोलेसेंट या अडल्ट है तो उसका ऊपराइटिस है, तो मम्स भी लिख सकते हैं, ऑर्गाइटिस भी लिख सकते हैं। एक बात है। एंडोक्राइन फैक्टर, एंडोक्राइन फैक्टर से भी क्या प्रेगनेंसी नहीं होती क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड यही है। यू नो अबाउट एचपीओ एक्सिस? वो तो फीमेल में होता है, मेल में एचपीटी एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एचपीटी एक्सिस। व्हाट इज एचपीटी एक्सिस? प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। टीचर किसको बोलते हैं? अरे मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? आपको पता नहीं मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच। कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एफएसएचएलएच। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल या फीमेल? फीमेल का मेल पढ़ रहे हैं। और एफएसएचएलएच किसके ऊपर काम करता है? टेस्टिस के ऊपर। तो मैं लिख दूं एचपीटी। अगर किसी मेल में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है एलएच काम नहीं करे। एलएच काम नहीं करेगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, क्योंकि एलएच किसको स्टिमुलेट करता है? आईसीसीएस सेल। आईसीएसएस सेल नाम सुना है? लेडिंग सेल नाम सुना है ना? वो क्या करता है? हार्मोन बनाता है, उससे क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। तो अगर किसी में एलएच नहीं है मेल में, तो वो नहीं होगा भाई, सीधी बात है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और टेस्टिस एबनॉर्मल है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। वेरी गुड। हाइपोस्पाडियासिस। हाइपोस्पाडियासिस क्या होता है? इट इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द ग्लैंड्स, द कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ द पेनिस। क्या होता है? कोई बताएगा एग्जैक्ट या कुछ करोगे? हाँ बताओ। ये आगे बैठे इनसे पूछो। अच्छा रहे तुम। हाँ, कहाँ हो जाती है? गलत। और कोई? इतना अच्छे से समझा रखा है, इतना अच्छा। मेरा कभी कभी माथा इतना घूमता है कि मैं मेरे माथे को उल्टा कर लूं। मैं क्या करूं मजू? तुम ऐसे क्यों हो रहे बेवकूफ? एक दिन मैं एग्जांपल दिया, एक बच्चा है छोटा सा खड़ा है, उसका यूरिन थाई की तरफ जा रहा है। बताओ कौन सा डिसऑर्डर है? हाइपोस्पाडियासिस। यूरिन कैसे जाना चाहिए? इधर। कहां जा रहा है? थाई की तरफ। एक बच्चा है जिसका यूरिन मुंह में आ रहा है, कौन सा डिसऑर्डर है? एपिस्पाडियासिस। इससे अच्छा कैसे बताऊं? इससे अच्छा कैसे बताऊं आपको? बेवकूफ लोगों, ये ग्लैंड्स है। यूरिन ओपनिंग कहां होनी चाहिए? यहाँ। ये नॉर्मल है। अगर किसी की ओपनिंग यहाँ पर है, यूरिन कहां आएगा? उसको बोलते हैं एपिस्पाडियासिस। क्या बोलेंगे? अगर किसी की ओपनिंग यहाँ है तो यूरिन कहां जाएगा? उधर। थाई की तरफ जा सकता है कि नहीं? आंसर है बेवकूफ। तो ये याद करने का तरीका है, इसको बोलते हैं वेंट्रल यूरेथ्रल ओपनिंग। इसको क्या बोलते हैं? सर ऐसा क्यों? भाई उल्टा याद रखना है, मैं आपके सामने कर रहा हूं ऐसे। ये पार्ट वेंट्रल एंड डोर्सल। अरे आपने नर्वस सिस्टम में कभी तो पढ़ा हो। आपने एनाटॉमी की बुक देखी? एनाटॉमी में पर्सन ऐसे खड़ा है, पर्सन ऐसे खड़ा है, ऐसे कोई नहीं खड़ा है, हमेशा ऐसे खड़ा है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो जो वेंट्रल होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये पार्ट कौन सा है? वेंट्रल या एंटीरियर। ये पार्ट कौन सा है? डोर्सल या पोस्टीरियर। मतलब हमारा ये पार्ट एंटीरियर है। यस। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? एंटीरियर। ये कौन सा हो गया? एंटीरियर। ऐसे करो, ये कौन सा हो गया? डोर्सल। बोलते ना डोर्सल सरफेस से टच किया करो। तो डोर्सल कौन सी होती है? ये वाली। बोलते ना? तो डोर्सल ये पोस्टीरियर पार्ट है हमारा। तो ठीक वैसे ही पेनिस में उल्टा है, जो सामने दिख रहा है उसको पोस्टीरियर मानते हैं। वाह, मतलब ओपनिंग ऊपर है। ओपनिंग ऊपर है, ऊपर का मतलब मान लो पेनिस ऐसे है, तो ये होना चाहिए कौन सा? वेंट्रल होना चाहिए था, लेकिन पेनिस की एनाटॉमिकल लोकेशन ऐसे होती है। इसके चक्कर में हाइपोस्पाडियासिस को एंटीरियर मानते हैं, हाइपोस्पाडियासिस को वेंट्रल मानते हैं, और इसको डोर्सल मानते हैं। अपोजिट मानना होता है। पेनिस की एनाटॉमिकल लोकेशन ऊपर की तरफ होती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्पाडियासिस का मतलब है वेंट्रल ओपनिंग। नीचे की तरफ ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्पाडियासिस। ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिस्पाडियासिस। तो अगर किसी को हाइपोस्पाडियासिस है तो उसका जो सीमन एजैकुलेशन है वो प्रॉपर वेजिनल कैनाल में नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हाइपोस्पाडियासिस में भी प्रेग्नेंट नहीं होने के चांसेस रहते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़े। कार्बन सिंड्रोम, या किसी के टेस्टिस की ग्रोथ नहीं हो, वो एक कार्बन सिंड्रोम का एक टाइप है। कार्बन सिंड्रोम एक कंजेनाइटल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें टेस्टिस की ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, यू नो अबाउट गोनेड एंड गैमेट्स? गोनाड्स क्या होता है और गैमेट्स क्या होता है? गोनाड का मतलब होता है ऑर्गन, जैसे कि ओवरी या टेस्टिस। ऐसा कोई भी ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करे। तो फीमेल गोनेट्स ओवरी, मेल गोनेट्स टेस्टिस, गैमेट्स स्पर्म और ओवम। तो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको बोलते हैं गैमेट। रिप्रोडक्टिव सेल को क्या बोलते हैं? तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है ओवम और मेल की होती है स्पर्म। गोनाड्स, फीमेल का गोनाड्स होता है ओवरी और मेल का गोनाड्स होता है टेस्टिस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हाइपोगोनेडिज्म। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसमें टेस्टिस का ही ग्रोथ नहीं हो तो स्पर्म नहीं बनेगा। स्पर्म नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये कोई कंजेनिटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होगी। यस और नो? ठीक बात है, चलो आगे बढ़े। हाँ या ना? लिख लिया आपने? देखो जो चीजें समझाने वाली है मैं उसको 5 मिनट समझाऊंगा। नहीं हाइपोस्पाडियासिस का फोटो आ सकता है नॉर्सेट में, कई बार आया हुआ भी है। आईपी का आ गया है, फिमोसिस का आ गया, पैराफाइमोसिस का आ गया है, एक्स्ट्रोपियो ब्लेडर का आ गया। 5 डिसऑर्डर है पीडिया में यूरिनरी के। पीडिया में यूरिनरी के 5 डिसऑर्डर में से एक का फोटो आता है हर बार। एक हाइपो, एक एपी, एक एक्स्ट्रोपियो ब्लेडर, एक फाइमोसिस और एक पैराफाइमोसिस। 5 है, 5 में से एक का अल्टरनेट पेपर में पूछते हैं। इसमें नॉर्सेट 6 में नहीं आया तो 7 में आ सकता है। हाइपो का मतलब पता चल गया, एपी का मतलब, एपी का मतलब पता चल गया, हाइपो चल गया। एक्स्ट्रोपियो ब्लेडर का मतलब होगा ब्लेडर सामने दिखा है, खुली आंखों से ब्लेडर दिख रहा है, दैट इज एक्सपोज्ड ब्लेडर। उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रोपियो ब्लेडर। प्यूबिक बोन बनी नहीं, प्यूबिक बोन के मालफॉर्मेशन की वजह से ब्लेडर सामने दिखा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रोपियो ब्लेडर। उसमें कभी भी पेट्रोलियम गॉज की ड्रेसिंग नहीं करनी, उसमें कभी भी स्टेराइल वाटर की ड्रेसिंग नहीं करनी, उसमें एनएस स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग करनी है, किसी नॉर्मल सलाइन की, जब तक सर्जरी नहीं हो जाए। फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस में क्या डिफरेंस है? फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस दोनों एक दूसरे का अपोजिट है।
सिंपल एकदम। अगर किसी के ग्लैंड्स की फोर स्क्रीन कवर हो जाए, न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलती है, जब किसी के न्यूबॉर्न बेबी में ग्लैंड्स के ऊपर स्क्रीन कवर हो जाए, बेबी यूरिन पास नहीं कर पाए, फोर स्क्रीन इज ओवर, फोर स्क्रीन क्या बोलूं, रिट्रैक्ट या नॉट रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट नहीं हो पाए, रिट्रैक्ट नहीं हो पाए, उसको बोलते हैं फाइमोसिस। और जब किसी की फोर स्क्रीन पीछे चली जाए, उसको बोलते हैं पैराफाइमोसिस। वेरी गुड, तो ये बात याद रखना। और क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है तो हो सकता है जेनेटिक, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कई बार होता है, जैसे जेनेटिक से आगे क्या प्रॉब्लम रहता है, हाइड्रोजन, व्हाट इज हाइड्रोजनिक, क्या हाइड्रोजनिक भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, मुझे कोई समझाएगा हाइड्रोजनिक क्या होता है? अरे बेवकूफों, व्हाट इज हाइड्रोजनिक इन्फेक्शन, व्हाट इज हाइड्रोजनिक कॉज? हाइड्रो का मतलब होता है प्रोसीजर, हम कुछ और कर रहे थे, कुछ और हो गया। हाइड्रोजनिक का मतलब किसी और प्रोसीजर की वजह से, किसी और ड्रग की वजह से, किसी और डायग्नोसिस की वजह से हम कुछ कर रहे थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। माना एग्जांपल, किसी की अपेंडिक्टोमी हुई थी, हम अपेंडिक्स काट रहे थे, वॉश डिफरेंस कट गया, फुल है, अब प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरी बात, हम कोई ऐसी ड्रग खा रहे थे जो मान लो किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसकी वजह से टेस्ट डैमेज हो गया, तो स्पर्म नहीं बनेगा। तो मतलब क्या हुआ, किसी डायग्नोसिस, किसी प्रोसीजर की वजह से प्रॉब्लम हो जाना हाइड्रोजनिक प्रॉब्लम कहलाता है। यस और नो? ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल, किसी की इम्यूनिटी ऐसी हो, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, या डक्ट सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, डक्ट के सिस्टम में क्या आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या किसी कारण से स्पर्म वजाइना में पेनिट्रेट नहीं कर पाए, या सेमिनल फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम, पीएच वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाए। अरे रुको रुको रुको, अच्छा इसके बारे में मुझे कौन पता, मैं चाहूं तो इसके ऊपर 1 घंटा बहस कर लूं आपसे, लेकिन आपको तुरंत आंसर दे देना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन इन द एफरेंट डक्ट सिस्टम, क्या इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है? कोई एग्जांपल देके समझाएगा मुझे, कोई एग्जांपल देके समझाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कहां-कहां कैसे आ सकता है? ट्यूमर हो गया भाई, ट्यूमर हो गया बाई चांस, वॉश कहीं पर भी, कोई एक ऐसा डिसऑर्डर बताओगे जिसमें कोई ट्यूमर भी नहीं हुआ फिर भी इनफर्टिलिटी हो सकती है? क्या ओवरलैप ट्यूब किंक हो जाए बाई चांस, ऐसा कोई डिसऑर्डर, एंडो एक्सोक्राइन डिसऑर्डर कोई याद आ रहा है आपको? एक सिंगल एक्सोक्राइन डिसऑर्डर बताओ जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और मेल में कैपेसिटी नहीं हो पाती हो, वो प्रेग्नेंट हो सके। वेरी गुड, कौन सी डिजीज? सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक्सोक्राइन डिसऑर्डर कभी आ जाए ना कि कौन सी एक्सोक्राइन डिसऑर्डर इनफर्टिलिटी कर सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। कोई मुझे मैकेनिज्म समझा सकता है? कोई समझा सकता है मैकेनिज्म सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? इतनी दूर से आवाज पहुंचती नहीं है मेरी, सच बता। सुनो एक बात सुनो, ये है एपिडिडाइमिस, वो जो आप बोलते हो, ये वॉस डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, ये यूरेथ्रा, ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ स्पर्म बनता है, अगर यहाँ का कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई ब्लॉक हो जाए, तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। एपिडिडाइमाइमस का हो जाए, माइमस, इसमें कोई वॉस डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? जब हम वेजेक्टोमी करते हैं ना, तो किसको काटते हैं? वॉस काट के क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। और ये हो गया यूरेथ्रा, इसके चारों तरफ कौन सी ग्लैंड होती है? पहला यूरेथ्रल ग्लैंड कौन सी होती है? प्रोस्टेट। सीमन कौन सीक्रेट करती है? सीमन कौन सीक्रेट करती है? हे भगवान, नर्सिंग करके आए हो ना, सीमन और स्पर्म में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन सीमन एंड स्पर्म बोथ आर सेम, तो क्या डिफरेंस है? अच्छा अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई जून, अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई जून। आपने स्विमिंग पूल देखा है? स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसको बोलते हैं सीमन, उसके अंदर 4-5 मछलियां होती है, उसको बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म इज अ सेल, सीमन इज अ फ्लूइड, स्पर्म यहां से आता है, सीमन यहीं से बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो एक बात बताओ, वेजेक्टोमी करने के बाद में क्या सीमन सीक्रेट नहीं होता क्या? होता है, फ्लूइड उतना का उतना आता है, बट स्पर्म नहीं होता। वेजेक्टोमी में काटते कहां से? यहां से, इसका मतलब स्पर्म नहीं आएगा, सीमन तो आएगा। सीमन कहां से आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करती है सेमिनल फ्लूइड, जो अल्कलाइन पीएच का होता है। तो सीमन क्या है? सीमन इज अ फ्लूइड जिसमें सेल पाई जाती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, उसको स्पर्म बोलते हैं। समझ में आई बात? हाँ या ना? एक बहुत टिपिकल सवाल पूछूं, तो भाई ए स्पर्मिया क्या है? एब्सेंस ऑफ सीमन या एब्सेंस ऑफ स्पर्म? अपोजिट, यही तो नर्सिंग है, जो हम सोचते हैं वो आंसर नहीं होता। इसका मीनिंग एब्सेंस ऑफ स्पर्म नहीं है, इसका मीनिंग एब्सेंस ऑफ सीमन है। उल्टा याद रखना। ऐसा क्यों? ऐसा बनाने वाले ने बड़ा सोच समझ के बनाया कि जब हम 100% किसी चीज की गारंटी लेते हैं तो हम बोल देंगे ए स्पर्मिया, मतलब एक भी स्पर्म नहीं। तो कैसे बोले एक भी स्पर्म नहीं? हम कैसे बोले किसी समुद्र में एक भी मछली नहीं है? तो क्या करो, समुद्र को ही खाली कर दो, समुद्र में पानी ही मत रखो। तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि बिना पानी के मछली जल की रानी है, बिना पानी के मछली होगी नहीं, मछली नहीं होगी तो वो पानी नहीं है, तो सीधी बात है, खत्म। इसका मतलब अगर किसी पर्सन में सीमन ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? ए स्पर्मिया, उसको ए सीमनिया नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? ए स्पर्मिया। जिस किसी पर्सन में सीमन ही नहीं होता है उसको ये सवाल आ सकता है, क्योंकि उल्टा है, और जो उल्टा होता है वही आता है, नॉट साइड में सीधा नहीं आता। एब्सेंस ऑफ सीमन दैट इज नो स्पर्म, एब्सेंस ऑफ स्पर्म को बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? एजोस्पर्मिया का मतलब होता है सीमन है, सेमिनल फ्लूइड इज प्रेजेंट बट देयर इज नो स्पर्म, देयर इज नो लाइव स्पर्म, देयर इज नो, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एजो का मतलब मर गया, कौन? स्पर्म, एजू मर गया, देयर इज नो लाइव स्पर्म इन सेमिनल फ्लूइड, मतलब सीमन है। इसका मतलब वेजेक्टोमी के बाद में एजोस्पर्मिया होता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। वेजेक्टोमी के बाद में एजोस्पर्मिया होता है क्योंकि स्पर्म नहीं होता, फ्लूइड उतना का सेम ही रहता, कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। तो कुल मिला के
अब आओ ये डिसऑर्डर पे आओ, ऑब्स्ट्रक्शन इन द इफरेंट डक्ट सिस्टम। आपने एक डिसऑर्डर सुना होगा जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, नाम सुना? सिस्टिक, देखो सुनो, ये बहुत एक टिपिकल डिसऑर्डर है। टिपिकल का मतलब समझते हो, थोड़ा जरा हटके। मैं इसके बारे में आप पीडीएफ में पढ़ोगे, यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे इसलिए बताना पड़ रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस बोल रहा हूँ, जिसने कैच कर लिया, वरना पीडीएफ में करना। सिस्टिक फाइब्रोसिस मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। जिस जिस बॉडी के ऑर्गन में एक्सोक्राइन ग्लैंड है उस सबको अफेक्ट करेगा। आपके बॉडी सिस्टम में जहां जहां एक्सोक्राइन ग्लैंड है वहां सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट करेगा। तो मैं बोल दूं, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए मल्टी सिस्टम एक्सोक्राइनल डिसऑर्डर, यस और नो? क्या समझ में आया? मैं तीसरा नाम बोलूं, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए, आपने पेनक्रियाज का नाम सुना? यह होता है पेनक्रियाज का 98% पार्ट एक्सोक्राइन होता है और 2% पार्ट एंडोक्राइन होता है। इसका मतलब मैक्सिमम पेनक्रियाज क्या काम करता है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन करता है, हमारा पेनक्रियाज जूस आता है तभी तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन आता है, वरना नहीं आता तो हम खाना कैसे डाइजेस्ट करते? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, लाइपेज फैट का करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है। ये तीनों नहीं होता, हम जो भी खाते हैं कुछ काम के निकल जाता, जो भी खाए निकल गया, जो भी खाए निकल गया, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यस और नो? सही बात है गलत बात? अब सुनो, मैं बोल दूं पेनक्रियाज में 98% एक्सोक्राइन एबिलिटी होती है, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए फाइब्रोटिक डिजीज ऑफ पेनक्रियाज? इस क्वेश्चन आ जाए, पेनक्रियाज की फाइब्रोटिक डिजीज किसको बोलते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस हर जगह, हर उस जगह को, हर उस ग्लैंड को, हर उस ऑर्गन को अफेक्ट करता है जहां पे एक्सोक्राइन डक्ट पाई जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन क्या है? ऐसी कोई भी ग्लैंड जिसमें डक्ट पाई जाती है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ऐसी कोई भी ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो डक्ट ग्लैंड का दूसरा नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जहां जहां डक्ट है वहां सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट करेगा। तो मैं क्या ये भी बोल दूं सिस्टिक फाइब्रोसिस मोस्टली चार ऑर्गन को अफेक्ट करता है, चार सिस्टम को अफेक्ट करता है। नंबर 1 स्किन, जिसको बोलते हैं एंटीगोमेट्री, नंबर 2 रिप्रोडक्टिव, नंबर 3 रेस्पिरेटरी, नंबर 4 जीआईटी। रेस्पिरेटरी, जीआईटी, एंटीगोमेट्री, रिप्रोडक्टिव, यस और नो? इसका मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस जन्मजात बीमारी है, ऑफ कोर्स। इसका मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सा? यू नो अबाउट ऑटोसोम एलोसोम? हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? जो 22 पेयर होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? जो 1 पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? एलोसोम। जिससे जेंडर डिटरमाइन हो रहा है उसको एलोसोम बोलते हैं, और जिसका जेंडर में कोई रोल नहीं होता उसको ऑटोसोम बोलते हैं, यस और नो? तो कल के दिन क्वेश्चन आ जाए जेंडर किससे डिटरमाइन होता है, एलोसोम से, ऑटोसोम से? इसका मतलब जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और रिसेसिव है, मतलब ये जन्मजात है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यस। ये चार सिस्टम को अफेक्ट करता है। मैं एग्जांपल दूं एक जीआईटी का। मैंने बोला ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा? आप जो भी खाना खाओगे पेनक्रियाज से सीक्रेशन नहीं आएगा। सीक्रेशन नहीं आएगा मतलब सीक्रेशन थिक हो जाएगा, मतलब उसकी डक्ट ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब जो भी आप खाना खाओगे उसके लिए आपको एमाइलेज चाहिएगा, लाइपेज चाहिएगा, ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन चाहिएगा, वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसका मतलब आपकी इंटेस्टाइन सूख जाएगी, सीक्रेशन सूखे हो जाएंगे, इसका मतलब आपको यहाँ जम जाएगा जो भी खाना खाओगे, उसको बोलते हैं म्यूकोनियम इलियस। क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न बेबी में स्टूल पास नहीं करना, इलियस में जम जाना, क्या कहलाता है? म्यूकोनियम इलियस, यस और नो? या फिर माइल्ड प्रॉब्लम है तो आप जोर से प्रेशर लगाओगे स्टूल पास करने के लिए, इसे आपका रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, यस और नो? समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें मैं सीक्रेशन थिन कर दूं तो एमाइलेज भी आ जाए, लाइपेज भी आ जाए, ट्रिप्सिन भी आ जाए, एसओ3 भी आ जाए, मतलब पानी पानी आ जाए, तो आप जो भी खाओगे कैसा रहेगा? पतला रहेगा, लिक्विफाई रहेगा। इसका मतलब आपके इंटेस्टाइन को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन नहीं आएगा तो आप फैट खाओगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यस और नो? फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आपको कैसे पता फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है? हम जो भी खा रहे हैं हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? हम फीकल इलास्टिस टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? जिसको बोलते हैं स्टूल फैट टेस्ट। स्टूल में अगर फैट आ रहा है इसका मतलब हमारा खाया कोई काम नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन। सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम एक स्टूल फैट टेस्ट करवाते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं स्टूल के साथ बाहर आ रहा है उसको स्टेटोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मतलब आपने जो भी खाया लाइपेज की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, यस और नो? तो मैं एक एग्जांपल दे दिया इसका। अब मैं दूसरा रेस्पिरेटरी का दूं। आपको पता है हमारी बॉडी में गॉबलेट सेल होती है, कौन सी सेल होती है? गॉबलेट सेल म्यूकस बनाती है। क्या बनाती है? जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितना ज्यादा म्यूकस होता है इतना ही सिक्रेशन थिन रहता है, यस और नो? अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कप बने स्पुटम बने बाहर निकलने के लिए थिननेस नहीं हो, इसका मतलब स्पुटम अंदर जम जाएगा तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब या तो एम्फाइसीमा हो जाएगा या एटिलैक्सिस हो जाएगा, यस और नो? जब एम्फाइसीमा का मतलब बैरल शेप चेस्ट हो जाएगा, एम्फाइसीमा का मतलब एयरवे डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, यस और नो? ये कुल मिला के या एटिलैक्सिस हो जाएगा। तो दो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो क्या करना चाहिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रीट करने के लिए हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट को क्या देना चाहिए? बताना बोलो। कुछ तो दिमाग अरे बेवकूफ हो, यहाँ से एक पानी का पाइप जा रहा है, वो डट गया है, वो जम गया है, वो ब्लॉक हो गया, क्या करेंगे? या तो पाइप को बड़ा करेंगे या पाइप में कुछ ऐसी चीज डालेंगे कि पाइप बड़ा हो जाए, या उधर कोई मोटर लगाएंगे कि पानी खींच ले, यस और नो? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई चीज जम जाती है तो या तो हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, यस, ब्रोंकोडायलेटर। दूसरा देते हैं हाइपरटोनिक नेबुलाइजेशन। कौन सा नेबुलाइजेशन? आपने सुना 3% एनएस, नाम सुना? वो क्या करती है? खींच लेती है बाहर। 3% एनएस का नेबुलाइजेशन देते हैं। तीसरा हम म्यूकोलाइटिक एन-एसिटिलसिस्टीन, नाम सुना आपने? जिसको नैप बोलते हैं, उसका नेबुलाइजेशन देते हैं। वो क्या करता है? म्यूकोलाइटिक, म्यूकस को तोड़ देता है और म्यूकस टूटेगा तो बाहर आ जाएगा। और सबसे लास्ट ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद थप उसको क्या बोलते हैं? इसीलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस में चेस्ट फिजियोथेरेपी के बिना कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस काम कब तक देना? जिंदगी भर, क्योंकि ये जन्मजात डिसऑर्डर है, जिंदगी भर रहेगा। तीसरा बात करूं अपने लेवल पे आ रहा हूं, स्किन। जब आप नया नया बेबी पैदा हुआ या बेबी थोड़ा पुराना हो गया, माइल्ड डिसऑर्डर तो बाद में पता चलेगा, और नया एकदम सीरियस डिसऑर्डर तुरंत पता चलेगा। जो ही बेबी थोड़ा मोड़ा पास में आया आपने बेबी को किस किया और कैसा टेस्ट आया? आप बोलोगे बेबी इज टू मच खट्टा, बेबी इज टू मच, दैट इज साल्टी किस टेस्ट। ये साल्टी किस क्यों हुआ? बेबी इज लाइक नींबू पानी। कैसे? हमारा जो पसीना होता है स्वेट, उसमें 99% पानी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर उसमें 98, 97 कितना भी पानी है उससे कम, इसका मतलब उसके अंदर 1% चीजें हैं वो 2% होगी या 1 से ज्यादा होगी। मतलब क्या? पसीने के अंदर सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा होता है, यस और नो? अरे पसीने में क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड। अगर हमारे पसीने में 99% पानी नहीं है इसका मतलब 1% से ज्यादा कौन है? क्लोराइड है या सोडियम है, यस और नो? ये क्यों है? क्योंकि ये डक्ट ब्लॉक हो गई। डक्ट ब्लॉक हो गई इसलिए पानी बाहर नहीं आ रहा है। उसने किसने? स्वेट क्लोराइड ने क्या कर दिया? जमा कर दिया। जब आप पसीना
टेस्ट करके तो आपको पता चलेगा कि बेबी में क्या है, पानी कम है, इसका मतलब ठीक होगा, इसको बोलते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे? अब आता है अपना लास्ट रिप्रोडक्टिव। अगर किसी का माना ये टेस्टिस, ये एपिडाइमिस, ये हो गया वास डिफरेंस, ये यूरेथ्रल, अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो मैंने क्या बोला, ये डक्ट की प्रॉब्लम है, तो ये डक्ट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ से जो भी सीक्रेशन आ रहा है वो थिक हो जाएगा, जम जाएगा, तो जितना स्पर्म आना चाहिए आ नहीं पाएगा, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस वास डिफरेंस ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या मैकेनिज्म समझ में आया? इसका कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं, जिंदगी भर तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कितने सिस्टम का? 2 सिस्टम का। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी, जीआईटी। रेस्पिरेटरी का और जीआईटी का जिंदगी चलती रहती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रेस्पिरेटरी में क्या करना मैंने बताया, जीआईटी में क्या करना, पेनक्रियाटिक टैबलेट आती है जिसको बोलते हैं पेनलाइपेज, क्रियॉन, पेनलाइपेज, खाने के अरे यही 9 सेट का सवाल है, खाने के पहले 7 बाद 7 बिटवीन द मील्स, वरना आप खाना खाओगे बाद में लोगे, क्या काम है टैबलेट? तो पेनलाइपेज टैबलेट क्या करती है, पेनक्रियाटिक एंजाइम का काम करती है, तो खाने में एब्जॉर्प्शन करवाती है, खाने के साथ। ओके डन हो गया हमारा काम फिनिश। अब एक छोटी बात बताऊं, ये सब बता दी, ये समझाने वाला टॉपिक था, पूरा समझा दिया आज। पहली क्लास थी नए बच्चों की, इसलिए धीरे-धीरे बताया, कोई बात। अब देखो ये बताने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ छोटी सी, एंडोक्राइन आपने लिखा था, एंडोक्राइन कॉज, एंडोक्राइन में और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैंने एंडोक्राइन शॉर्ट में बता दिया। और भी देखो यहाँ आपको सिर्फ उसमें लाइन जगह हो तो कहीं लिख देना एंडोक्राइन कॉज में, थायराइड डिस्फंक्शन बता दिया। ओबेसिटी से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ओबेसिटी हाइपरलिपिडेमिया होता है, चांस रहता है। ये जरूर इनफर्टिलिटी करता है। प्रोलैक्टिनीमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, मेल में अगर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है तो इनफर्टिलिटी होगी। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ या ना? बेवकूफा बोलो, हाँ या ना बोलो, वरना फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ, क्या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया से इनफर्टिलिटी, मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की नहीं कर रहा हूँ। टेस्टिकुलर की बात चल रही है तो मेल की होगी ना। सीधी बात बताओ, क्या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया से इनफर्टिलिटी होती है क्या? यस और नो? कैसे? सुनो, आपने एक डिसऑर्डर का नाम सुना, गाइनोक्रोमेस्टिया। गाइना मतलब लाइक ए फीमेल, मेस्टिया मतलब चेस्ट। मेल में फीमेल के लाइक में चेस्ट डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेल इज कॉल्ड गाइनोकोमेस्टिया। और गाइनोकोमेस्टिया मोस्ट कॉमन बाय प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की वजह से ही ब्रेस्ट ग्रोथ आगे होती है, डेवलपमेंट। इसका मतलब गाइनोकोमेस्टिया मेल में होता है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। कैसे? कौन प्रूव करेगा? सुनो, ये मेरी एक जेब है, इसमें 50 रुपए है, ये जेब है, इसमें 5 रुपए है, तो दोनों का रेशियो कितना है? 10:1। एग्जांपल बता रहा हूँ, 10:1। टेस्टोस्टेरोन माना कि किसी के पास में 50 रुपए है, प्रोलैक्टिन माना कि किसी के पास में 5 रुपए है, तो माना कि इससे प्रेगनेंसी हो सकती है। अब सुनना, इसमें कितने रुपए? 50, इसमें कितने? 5। मैं इसको टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम किए बिना भी इसका कम कर दूंगा। ये कितना है? 5। ये कितना है? 50। मैं अगर प्रोलैक्टिन का लेवल 10 कर दूं तो बताओ ये 50 ही रहेगा, कम हो जाएगा? 50 ही रहेगा, लेकिन दोनों का रेशियो बदल गया। अभी पहले कितना था? 10:1, अब कितना है? 5:1। नहीं समझ में, एक बार में नहीं आता। नर्सिंग वालों की यही प्रॉब्लम है, एक तरफ किसी के पास में 50 है, एक तरफ 5 है, रेशियो कितना है? अब ये है मानना कि टेस्टोस्टेरोन, ये है प्रोलैक्टिन, मेल की बात कर रहा हूं। टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन होते हैं। अगर मैं इसको कम नहीं करूं, बिना टेस्टोस्टेरोन के कम किए इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर प्रोलैक्टिन 10 हो जाए और ये 50 का 50 है, बताओ रेशियो 5:1 वर्क नहीं हुआ। इसका मतलब अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन कम नहीं भी होता है लेकिन रिलेटिवली प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्या इस बात को मानते हो? इसका मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाना कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। वेरी गुड, नाइस। तीसरा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, आप साइकियाट्रिक में पढ़ते होंगे, सीरीज से पढ़ाएंगे आपको। इंपॉर्टेंस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बाद में करेंगे, वो उसमें करना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग से भी कहीं ना कहीं चांसेस रहता है। आप मेरे को प्रूव दोगे कि एंटी साइकोटिक ड्रग कैसे प्रॉब्लम करती है, इनफर्टिलिटी कर सकती है? आप में से कौन बताएगा? अगर कोई महानुभाव को बताना चाहे एंटी साइकोटिक ड्रग, आप बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने बता रखा है। मैं आ रहा उधर, आपके पास आ रहा, मैं दौड़ता हुआ। अरे इतनी सी जगह की, मैं तो वैसे इतना ही हूं, फिर भी हाँ। एंटी साइकोटिक डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है, कम करती है? क्या बात कर, कोई नहीं, ऐसी कोई ड्रग बनी नहीं जो डोपामिन के लेवल को क्या एंटी साइकोटिक डोपामिन के लेवल को बढ़ाती है? यस और नो? एंटी, अच्छा एक बात हो, सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या है? बढ़ता है। एंटी साइकोटिक किसमें देते हैं? तो डोपामिन का लेवल कम करेगी, बढ़ाएगी? नहीं, मोस्टली क्या होता है, 99% की बात करो आप, 1% को छोड़ो। तो बताओ एंटी साइकोटिक डोपामिन के लेवल को बढ़ाएगी, कम करेगी? इसलिए इसको बोलते हैं डी2 ब्लॉकर। क्या बोलते हैं? डोपामिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर बोलते हैं इसको। यस और नो? ये डोपामिन के लेवल को कम करती है, यस, इसी वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। अब कैसे को कैसे बताओ, कैसे बताओ कैसे? डोपामिन कम होता है तो पीआरएच बढ़ता है, क्योंकि डोपामिन का नाम ही पीआईएच है। डोपामिन का दूसरा नाम क्या है? पीआईएच है, इसीलिए पीआर का ये उल्टा है, अपोजिट। तो सीधी बात ये होगी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, इसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। कोशिश अच्छा किया, आप पहुंच भी गए बट फंस गए थोड़ा सा है। है। देखो सुनो, मैंने कई बार बता रखा है, लेकिन तुम लोग पता नहीं बेवकूफ हो गए हो या मैं बेवकूफ हो गया हूं, पता नहीं चलता। कभी कभी मुझे भी नहीं पता चलता ये हो क्या है। सुनो, यू नो अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया? तो सुनो, स्किज़ो वालो, हम क्या देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में? मैं इसको साइड में कर देता हूं। अपने को कौन सा, ये नॉनसेट का सवाल है, किसी को पता होगा तो नहीं होगा, सुन लेना, ये आया हुआ सवाल लेटेस्ट 3 बार। अब और सुन लो, हमने, आपने नाम सुना प्रोलैक्टिन, और हमने क्या बोला था कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो गायनेकोमेस्टिया होता है। इस चीज को आप जानते मानते हो? इतना आपके समझ में आ गया, बाकी आगे छोड़ो। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो गायनेकोमेस्टिया होता है, क्या ये बात सही है? अब मैं देखना, डोपामिन ब्लॉकर से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाता हूं, मतलब एंटी साइकोटिक से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा रहा हूं। कैसे बढ़ा रहा हूं? सुनो 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 सुनो। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन कहां से सीक्रेट होता है बाबू? एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी। और आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पापा कौन है? और हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन के पापा मम्मी कौन है? कहने का मतलब क्या हुआ? प्रोलैक्टिन को रेगुलेट कौन करता है? एक करता है पीआरएच,
और एक करता है पीआईएच। सुनना बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है। यस, प्रोलैक्टिन कभी बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? पीआरएच। फुल फॉर्म क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को बढ़ाए। यस और नो? और एक होता है पीआईएच, ऐसा हार्मोन जो प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को कम करे। एग्जांपल, जब कभी भी किसी मदर ने किसी बच्चे को जन्म दिया, बच्चे की डेथ होगी तुरंत, तो हमें क्या ये देना पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन। नाम सुना? ताकि ब्रेस्ट मिल्क नहीं बने। सुनना, हम मरीज को क्या था, हम मरीज को दे रहे थे एंटीसाइकोटिक। सुनना प्लीज, मरीज को क्या दे रहे थे? एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक का मतलब होता है D2, मतलब ऐसा ड्रग जो डोपामिन को ब्लॉक करे। तो सुनो, पीआईएच को बोलते हैं डोपामिन कैटेगरी हार्मोन, इसी को डोपामिन बोलते हैं। पीआईएच का दूसरा नाम क्या है? डोपामिन जैसा, इज लाइक ए डोपामिन, इज नॉट, ये मतलब डोपामिन नहीं है बट डोपामिन जैसा है, सेम काम करता है, इसको बोलते हैं डोपामिन कैटेगरी हार्मोन। तो मैं क्या पीआईएच को डोपामिन बोल दूं? सही है, तो माना कि ये डोपामिन है, हमने कौन सी ड्रग दी? एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक क्या करती है? डोपामिन को ब्लॉक। तो मैं इसको ब्लॉक करूं, अगर आप एंटीसाइकोटिक लोगे तो पीआईएच क्या हो जाएगा? खत्म। पीआईएच कम होगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा? ज्यादा। प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो गाइनोकोमेस्टिया। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? यही सवाल नॉर्थ सेट में पूछा, कौन सी साइकेट्रिक ड्रग एमेनोरिया करती है? एंटीसाइकोटिक। सेम, मेल में गाइनोकोमेस्टिया, फीमेल में एमेनोरिया। भाई प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। भाई एफएसएचआरएस नहीं होगा ना, इसका मतलब एमेनोरिया कौन करती है? एंटीसाइकोटिक। सेम, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा। पोस्टमार्टम 5-6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों नहीं आता? क्योंकि फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन की वजह से। तो जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तो एमेनोरिया होगा। ऑफ कोर्स, फीमेल में एमेनोरिया, मेल में गायनेकोमेस्टिया। क्या ये बात मानते हो कि प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होने से फीमेल में क्या होता है? एमेनोरिया। मेल में क्या होता है? गायनेकोमेस्टिया। कैसे? क्योंकि ये पीआईएच को इनहिबिट कर देती है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं इतना कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सवाल नहीं आते, घुमा फिरा के आते, हम कर लेते, सही हो जाता, बल्ले बल्ले हो जाती। 80,000 सैलरी बढ़ गई खूब। आपको पता है नर्सिंग सैलरी बढ़ी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए बढ़ी, सच में, आपकी कसम, झूठ नहीं बोल रहा मैं। हाँ सच, मेरी बढ़ी हुई आई नहीं, बताने वाली आएगी, मैं बताऊंगा कल परसों आपको। ऐप कितने पैसे एक है, पार्टी चाहे तुम कितनी भी ले लो, पार्टी का नहीं है सच में। अब ऐसे ग्रॉस सैलरी आती है ना, ऐसे 1 लाख से भी ऊपर ऊपर लिखा होता है, आनंद आ जाता देख के। हालांकि कट जाते हैं वो अलग है, बट मतलब हाँ कटता तो ही, आपको बताइए 1,10,000 में से इतना कटता है, महीने में पूरे कटता है। लोग खा जाते हैं पैसे, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, बट आती खूब है। मैं बता, इतने पैसे आपका भी कटेगा जब आपके पास में जॉब होगी तो कटेगा। अभी तक लोग कुछ नहीं आपका कर रहे हैं, फिर देखना जब बुलाएंगे आपकी, आप भी जाओगे घूमने उमने। मैं तो कभी गया नहीं जिंदगी में, मैं कहीं नहीं गया घूमने आज तक, सोच लो। मैं कुछ नहीं करता, ड्यूटी 2 बजे ड्यूटी पूरी हुई, 2 बजे यहाँ, 3 ढाई बजे ड्यूटी हुई, 3 बजे यहाँ, 7:15 क्लास पूरी हुई, 7:30 नाइट। भाई अपनी लाइफ हॉस्पिटल, एम्स, जेएनसी, गुरुकुल, रूम, इसके अलावा कुछ है नहीं। खाना भी, हाँ वो हो गया अपना काम। भाई घूमने जाना पड़ेगा अभी थोड़ा बहुत, मैंने सोच लिया महीने 12 महीने में 2 महीने बाय बाय। ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? आपको पता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? आपको पता है ये मेल में होता है, और आपको ये भी पता है ये बहुत गंदा है लिखने में। कैसे पता है? कुछ लोग जैसे दिखते हैं जैसे होते नहीं है, वैसे भी है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सुनना, ये लिखा मैंने 47, इसका मीनिंग है अगर इसको काउंट करोगे कितने हुए? 50। काउंट करोगे कितने हुए? एक्चुअली क्या होता है, ये जो एक्स एक्स वाई है ना, इसके साथ में होता है, इसको बोलते हैं 47 एक्स एक्स वाई, इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा। जो ये लिखा है ना, तो इसलिए सवाल आता है क्लाइनफेल्टर का दूसरा नाम क्या है? 47 एक्स एक्स वाई। 47 इसका मतलब क्रोमोसोम 50 नहीं है, 47 ही है। ये एक्स एक्स वाई इसी का ही पार्ट है, लिखते साइड में। जैसे आपने नाम सुना टर्नर सिंड्रोम, फीमेल में पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, क्लाइनफेल्टर सिर्फ मेल का एब्नॉर्मल डिसऑर्डर है। टर्नर सिंड्रोम में एक गायब, एक क्या होता है, तो इसलिए उसको लिखते हैं 45x0। उसको क्या लिखते हैं? एक दिन मेरे को किसी ने पूछा, सर 45x0 का मतलब तो 47 हो गए। मैंने कहा भाई 45 है, x0 का मतलब 44 प्लस x प्लस 0 है। एक्चुअली इसका मीनिंग है कि ये कम है, इसलिए ऐसे ही होता है। और क्या क्या होता है? कोई सीरिया मूवमेंट नहीं करे टेस्टिस में बाई चांस, मैंने बता दिया। मम्स, जो आपकी चीज लिखी हुई मत लिखना, ज्यादा फूंके मारने से ध्यान रखना प्रेगनेंसी नहीं होती। स्मोकिंग, ओवर स्मोकिंग, कार्सिनोजेन, हाइपरलिपिडेमिया और ऑब्स्ट्रक्शन और एंटी और कैंसर फैक्टर होने की वजह से भी बाद में नहीं हो पाता। वेरिकोसिल, ट्यूनिका वेजिनल लेयर होती है, उसमें फ्लूइड भर जाता है टेस्टिस में, तो भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं करता है। इम्यूनोलॉजी बता दी। सर्टोरी सेल का सिंड्रोम, जो टेस्टिस में सेल होती है सर्टोरी सेल, वो इसको मारना बंद कर दे, कोई प्रॉब्लम हो। मतलब मैंने क्या कहा, 1001 कॉज है। कितने कॉज है? इतने कॉज, इसीलिए तो ये आईवीएफ खुले इतने। पर आईवीएफ का नीचे दिखता है 99% सक्सेसफुल रेट नहीं है, 1% चांस है 3 लाख रुपए जमा करवा दूं, तो भी लोग कहते हैं भाई कोई ना, बच्चा चाहिए। होता है इसीलिए होता है। ओलिगो एस्टेनोटेरोटोजिस्पर्मिया, देखो कितना लिखने वाले ने बड़ा सोच समझ के लिखा, अलग अलग भी लिख सकता था, बट मां ज्ञानी है ना, क्या करें। क्या लिखा? ओलिगो कम है, अस्थेनो टेटामेटा, L2 मर गया, H2 बहुत कम है ही नहीं, मतलब स्पर्म की एबनॉर्मल मॉर्बिलिटी, एबनॉर्मल मोटिलिटी, एबनॉर्मल वाइटलिटी, तीन को एक साथ क्या बोलते हैं? ओलिगो अस्थेनो टेराटोजोस्पर्मिया। एबनॉर्मल मॉर्बिलिटी, एबनॉर्मल मोटिलिटी, एबनॉर्मल। अस्थेनो का मतलब होता है, हाँ सच में ऐसे होता है, जिसको बोलते हैं जिसकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं है। और अस्थेनो का मतलब नहीं, लॉन्ग एंड थिन पर्सन, अस्थेनो ढीला ढक्कन, इसको बोलते हैं। चलो इधर आ जाओ, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ लिया ना, ठीक है। यंग सिंड्रोम कुछ खास है नहीं, अदर्स एजैकुलेशन फेलियर, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन, ये पढ़ो, ये हो गया सारा। तो ये सारे कॉज, मेल के सारे कॉज पढ़ लिए, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा हमारा गलत नहीं होगा। यस और नो? आप फीमेल के कॉज पढ़ ले? नो सर, घर जाओगे? नो सर। 7:30 से पहले कहाँ जाओगे? क्या है? सुबह 8 बजे? क्यों? क्या? क्या? सुबह 8 बजे आया, तो मैं क्या करूं? सुबह 8 बजे 9 बजे आ जाते, उनको मजा आ गया। सुबह 8 बजे आया, मेरी गलती है, मजा आया ना? क्लाइंट फिल्टर लिख लाया, थैंक यू। ज्यादा बोलो मत, लिखो। क्लाइंट फिल्टर का मतलब फाउंड ओनली इन मेल है,
तो ये स्लाइड पे क्या क्या लिखोगे उसमें? लिखा हुआ है सारा, लिखोगे सब? लिख लिया, लिख लो। इसमें क्या जो मैंने सब बता दिया, जो इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, 1000 एक कॉज नहीं पढ़ने होते, इसलिए गायनिक में छोटी सी बचाई गायनिक। तुम इसमें 1000 कॉज पढ़ोगे पागल हो जाओगे गायनिक में ही। पता है जब मरीज साइकियाट्रिक पढ़ता है ना, उसको लगता है मेरे को ये डिसऑर्डर, मेरे को कॉम्पाबुलेशन है, मेरे को हाइपोस्पाडियसिस है, मेरे को सोमेटोफॉर्म है, मेरे को सिटोपेनिया है। लेकिन ये डिसऑर्डर पढ़ोगे ना, मेरे को वो है, मेरे को ये है, मेरे को कुछ नहीं है, आप एकदम नॉर्मल हो। इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, वरना ऐसे ऐसे डिसऑर्डर में पढ़ूंगा तुम डिप्रेशन में चले जाओगे ऑन स्पॉट। फिर मेरे को तकलीफ होगी और उस समय मुझे गालियां दोगे आप, इसलिए नहीं। क्या लिखोगे? चुप हो जाओ, मैं सेंटर प्रेस कर रहा हूं, मुंह पे लगा ले। एक तो बेवकूफ खोलते नहीं है, लड़कियों के नाखून बड़े होते हैं। मैं तो सोच रहा था लड़कियों के मतलब, एक बार क्या हुआ, एक कपल था, मुझे बात याद आ गई छोटी सी। वो मतलब घर में ऊपर रखा हुआ था सामान, कोई बैग उतर नहीं रहा था, तो वो बेचारा चेयर पे खड़ा होकर कोशिश कर रहा था, उतर नहीं रहा था। उसने बोला प्लीज ये बैग उतार देना। उसने किसको? अपनी वाइफ को बोला बैग उतार देना। वो बोला आपसे तो मेरी हाइट कम है, मैं कैसे उतारूं? क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब है? हाँ, जुबान बहुत लंबी है। हाँ, इन फीमेल 40 to 50%। लिखो क्या है? तुम है ना, मेरे ना दो चार क्लास में ज्यादा मुंह लगे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं इस बार आऊंगा नहीं, एक महीना पढ़ाना, देखना। क्या? क्या है? गिफ्ट है? मेरे को कोई गिफ्ट नहीं देता, मेरी खुद की होती है। वॉच क्या है? ये तो जानबूझ के बोला था आपको उस दिन। हो गया ये? जानबूझ के ना टाइम करना, इनको 7:30 बजे। मैंने आज ऑनलाइन वालों से बात नहीं की, हेलो हाउ आर यू, तो कैसे हो आप? है चुप हो जाओ, मैं इनसे बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मेरे को सही बात करने दो, इमोशन से। ये मेरे को ऐसे कर रहा है, मैंने कहा कैसे हो? हेलो। चलो डन। सुनो एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं बढ़िया, बेवकूफ हो तुम लोग। ये कुछ कोई सर नहीं यहाँ। हाँ यहाँ सर नहीं है, ओनली 40 to 50%। मैं पीछे हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं अब। ट्यूबल या पेरिटोनियल फैक्टर, कोई फैलोपियन ट्यूब की एब्नॉर्मलिटी से 25 से 35%, मोस्ट कॉमन ये है। ओवरी की एब्नॉर्मलिटी से 30 से 40% चांस है कि इनफर्टिलिटी होती है। एंड व्हाट इज, ये लो इसके ऊपर 5 स्टार लगाना, हाईलाइट करना। एंडोमेट्राइटिस नहीं है, एंडोमेट्रोसिस। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एंडोमेट्रोसिस? एंडोमेट्रोसिस की डेफिनेशन यही है, abnormal proliferation of the uterine endometrial tissue outside the uterus। जब एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस से बाहर डेवलप होने लग जाए तो उस डेफिनेशन को एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं, उसमें भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। abnormal proliferation of endometrial tissue outside the uterine cavity is called endometriosis। है? लिख लो। आपका क्या नाम सर? स्ट्रगल है भाई, पीछे बहुत गर्मी है ना। कौन सी? इतनी जोर से आवाज आई, मेरी ब्लॉक हो जाती। तो जब मैं पास में हूं तो धीरे बोला करो, डर जाएंगे घर वाले। हरियाणा की आवाज बहुत तेज होती है, क्यों हो जाते रहे घी खा के मरने का के भाई, हरियाणा में बहुत तेज होती है, रहने के बाद धीरे होती नहीं है। हाँ, राजस्थानियों की बहुत अच्छी होती है। राजस्थानियों की आवाज अच्छी नहीं होती। राजस्थानी सो स्वीट। नो, ओ आपने कोई शूडो राजस्थानी देखे होंगे, ओरिजिनल राजस्थानी नहीं देखे आपने, प्योर हाइटेड राजस्थानी। हाँ, राजस्थान, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलूंगा अपनी तारीफ कर रहे हैं तो मेरी बात साइलेंट रहने दो। राजस्थान के ऊपर पूरा इंडिया। छोड़ो, नेक्स्ट। आप अगर नहीं हो ना, देखो राजस्थानी इज नाइस वॉइस एक्चुअली। हाँ, मैं मानता हूँ राजस्थानियों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इमोशन प्योर होते हैं। राजस्थानी कुछ भी कर सकते हैं किसी के लिए, ये आप नहीं सोच सकते। तुम्हारे पत्थर जैसे दिल को क्या पता राजस्थानी क्या चीज है, तुम नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। आज मेरे को लगता था, चलो बात कर लेता हूँ, अब मुझे लगा आपका पढ़ने का मन नहीं। स्लाइड। हाँ ठीक है, जीएसटी नहीं, इसको जीएसटी चाहिए नहीं है। चलो अब मैं आज इतना ही पढ़ूंगा, मुझे पता है आज आप थक गए ना एक्चुअली, मेरा मेरा भी ये मन कर रहा है कि आप थक गए, लेकिन जाते जाते अच्छा हंसते खुशते मन से जाइए, खाना कम खाइए, जाके सोइए मत। अब मैं नहीं पढ़ा रहा, 5-10 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? अच्छा, अब आप बता रहे थे दिल की बात हो रही थी है ना? क्या?
बैठ जाओ, पूरा मान होगी। अरे बैठ जाओ, नीचे बैठ, आए बड़े जाने वाले मैं अभी, नीचे बैठो, मैं जाने नहीं दूंगा 7:30 से पहले। सुनो, देखो आज आपका टेस्ट था, प्लीज सुनो, आज आपका टेस्ट था, जल्दी आए हुए सुबह, सब कुछ ठीक है मान लिया आपका, लेकिन आज मैं आपको ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, थकान हो गई होगी, सब कुछ ठीक है, जायज आपकी सारी जायज तमन्नाओं को मानते हुए मैं आज आपके ऊपर रहम कर रहा हूँ। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कल तुम इत्तेफाकन हमारे साथ में बदसलूकी करो, वैसे आज भी आपने नहीं किया तो आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। खाना कम खाना, ज्यादा खाना मत, नींद आएगी रात को, पढ़ना भी है 2-4 घंटे, तो ठीक है चले जाना आप थोड़ी देर बाद। मैं आज आपसे और कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भी मन नहीं हो रहा आपसे बात करने।